अब डिफरेंस देख लो इस मेथड में और इस मेथड में कितना डिफरेंस है, बहुत अच्छा खासा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक, तो ये डिफरेंस को समझ, अब ये मैंने जैसा बताया कि तभी अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, जब ये यहाँ तो कोई एक वैल्यू निगेटिव दी जाए या फिर यहाँ पर वैल्यू ना दी जाए, उस कंडीशन में ये अप्लाई। वैसे ये हर कंडीशन में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उस कंडीशन में ये ज़्यादा छोटा पड़ता है, बस इतना मतलब। बाकी यदि तुमको ये मेथड पसंद आया, तुम हर एक क्वेश्चन इस मेथड से कर सकते हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द ब्लिक में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं औसत। जो औसत का एक वीडियो आपने पहले देखा था, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। जो मर्जिंग ऑफ ग्रुप का मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था, एमओजी कॉन्सेप्ट, उस पर हम लोग आगे चलेंगे। और कुछ क्वेश्चंस जो मैंने बताए थे, यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। फिर भी जो आज मैं क्वेश्चन बताऊंगा उसमें मैं कुछ आपको बता दूंगा, ताकि वो चीज़ आप समझ पाओ कि मैंने क्या बताया था। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी उनको भी थोड़ा समझ में आए, और फिर आगे चलेंगे हम लोग, इसी कॉन्सेप्ट को आगे समझेंगे कि कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। तो पहले कुछ क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को लिख लीजिए, एक एक करके क्वेश्चन लिखेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। लिखकर जो चीज़ समझ में आती है, जो चीज़ एक बार लिखने से दिमाग में सवाल की भूमिका बनती है, और उसके बाद जब आप क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हो, लगाते हो, समझते हो, तो जो एक चीज़ निकल के आती है, वो चीज़ सिर्फ ऐसे PDF लगा दिया जाए या लिख दिया सवाल, उससे निकल के नहीं आती। ठीक है, तो आप क्वेश्चन लिखो, जो मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ उसको फिर करने की कोशिश करो। तो क्वेश्चन है, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हों, तो विद्यालय के उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करो जो छात्रवृत्ति धारक नहीं हैं। तो देखो क्या कहा गया कि लड़के और लड़कियों के बीच में अनुपात दिया है 3:2। ठीक, अब इस चीज़ को समझना ध्यान से, क्या दिया है, 3:2 का अनुपात। ठीक है, अब इसके आगे क्वेश्चन ने बोला है कि 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं, तो विद्यालय के उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करो जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है। 20% लड़के और 25% लड़कियां, ये छात्रवृत्ति धारक हैं, ये हो गए बॉयज़, ये हो गए गर्ल्स। ठीक, इनका रेशियो दिया गया। तो ये रेशियो दिया गया छात्रवृत्ति धारक का, जिसको छात्रवृत्ति मिल रही है उसका। और हमको निकालना क्या है, किसका निकालना है, उसका जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। ठीक है, उसका निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो, जिसको छात्रवृत्ति मिल रही है, 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिल रही है, 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रही है। निकालना किसका है, जिसको नहीं मिल रही। तो 20% लड़कों को मिल रही है, तो इसका मतलब 80% लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। ठीक, 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रही है, इसका मतलब ये है कि 75% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। इतनी बात समझ में आई। अब क्या बताया गया था, ये डाटा नीचे का जो डाटा है वो प्रतिशत में। अब क्या बताया गया था, यदि ये संख्याएं आपस में कट सके तो इसको काट लो, नहीं कटे तो कोई बात नहीं। अब देखो इन दोनों में कम कौन है, 75 कम है, तो लेवल किसका बनेगा, 75 का लेवल बनेगा। यदि आपको ये चीज़ थोड़ी समझनी है कि कैसे लेवल बनता है, तो ये पिछली वाली वीडियो देख लेना, एक बार देख के आओ, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे लेवल बनता है, कैसे लेवल बनाया था। तो लेवल किसका बनेगा, ये जो कम होता है उसका लेवल बनता है। ठीक, 75 का लेवल बनेगा 75 का, और ये जो एक्स्ट्रा है इसके पास, औसत से जो एक्स्ट्रा है वो ये डोनेट करेगा। अभी इसके पास कितना एक्स्ट्रा है, 5 एक्स्ट्रा है, 5, और ये कितनी जगह डोनेट करेगा, 3 जगह। तो कितना हो जाएगा, 5×3 15, 15 हो जाएगा। और टोटल कितने लोग हैं, टोटल 3 और 2 5। ठीक, ये अनुपातिक संख्याओं का योगफल करते हैं हम लोग। 5 कट करो, कितना आया, 3, 78%। ये तुम्हारा औसत हो गया। कुछ नहीं करना पड़ा, बहुत ही सिंपल था। कैसे किया गया, देखो फिर से समझो क्वेश्चन क्या था, आराम से समझो। जो लोग पहली बार समझ रहे हैं उनको भी समझ में आना चाहिए, यही इस चैनल का उद्देश्य है। ठीक है, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके अपने ग्रुप में सब जगह शेयर कर देना। ठीक, अब देखो
बॉयज़ और गर्ल्स की बात कर रहे हैं, उनका रेशियो दिया गया था 3:2, 3:2। क्या कहा गया कि लड़कों में 20% छात्रवृत्ति धारक हैं और लड़कियों में 25% छात्रवृत्ति धारक हैं, और हमको प्रतिशत वो निकालना था पूरे स्कूल का जितने लोग छात्रवृत्ति धारक नहीं हैं, ठीक है, उसका औसत निकालना था। तो हमने क्या कहा, 20% छात्रवृत्ति धारक है तो 80% छात्रवृत्ति धारक नहीं है। जो निकालना है कौन, छात्रवृत्ति धारक नहीं है, तो यहाँ पर वही डाटा रखा जाएगा। 25% छात्रवृत्ति धारक लड़कियां हैं तो 75% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक नहीं हैं, ठीक। अब हमने क्या, इन दोनों में जो कम होता है उसका लेवल बनता है, ठीक है। करने को आप दूसरे कई तरीके हैं जिनसे आप चीज़ कर सकते हो, जो सबसे सिंपल तरीका हम करवा रहे हैं जिसमें गुणा नहीं करना पड़ेगा और डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, वो ये है 75 आपने लिखा, 75 का लेवल बना। अब ये क्या बचा, इससे कितना एक्स्ट्रा बचा, 5 एक्स्ट्रा बचा, तो 5 एक्स्ट्रा बचा, तो ये 5 डोनेट करेगा कितनी जगह, 3 जगह, 5 3 जगह डोनेट करेगा, तो कितना हो गया 15। और ये टोटल कितने हैं लोग 5, तो कितना आएगा एक हिस्से में 3, तो ये एवरेज इससे 3 एक्स्ट्रा, तो ओवरऑल कितना हो गया 78% आपका औसत बना जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है, ठीक। तो इसको नोट कर लो। कुछ ऐसे क्वेश्चन करवाएंगे इमोजी कॉन्सेप्ट की जिसमें आपको समझ में आएगा कि इसको मर्जिंग ऑफ ग्रुप कॉन्सेप्ट क्यों बोलते हैं, कैसे ग्रुप को मर्ज किया जाता है आपस में, कैसे कम से कम टाइम में हम लोग क्वेश्चन को लगा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखो, एक गांव में पुरुष, महिलाएं तथा बच्चे क्रमशः 11:9:5 के अनुपात में हैं। यदि 80% पुरुष साक्षर हों और 30% महिलाएं निरक्षर हों तथा 90% बच्चे साक्षर हों, तो उस गांव की निरक्षरता का प्रतिशत ज्ञात करो। फिर से एक बार बोल देते हैं। एक गांव में पुरुष, महिलाएं तथा बच्चे क्रमशः 11:9:5 के अनुपात में हैं। यदि 80% पुरुष साक्षर हों और 30% महिलाएं निरक्षर हों तथा 90% बच्चे साक्षर हों, तो उस गांव की निरक्षरता का प्रतिशत ज्ञात करो। देखो, मेल, फीमेल और चाइल्ड, इन तीनों के बारे में बात की गई है। इन तीनों का अनुपात दिया गया है किसी गांव के लिए, ठीक है। और क्या अनुपात दिया गया, 11:9:5। क्या दिया गया है, 11:9:5 ऐसा दिया गया, ठीक। अब इसके बारे में क्या कहा गया है उस चीज़ को समझना। कहा गया है कि यदि 80% पुरुष साक्षर हो और 30% महिलाएं निरक्षर हो, 90% बच्चे साक्षर हों, तो गांव की निरक्षरता का प्रतिशत ज्ञात करो। तो जिसका ज्ञात करना है वो क्या है, निरक्षरता, तो हमें निरक्षरता से मतलब है। तो उसने कहा 80% पुरुष साक्षर हों, 80% पुरुष साक्षर हैं, तो कितने प्रतिशत निरक्षर होंगे, 20%, ठीक है, 20% क्या होंगे, निरक्षर होंगे। और औरतों के बारे में उसने सीधे कह दिया कि 30% महिलाएं निरक्षर हों, तो 30% महिलाएं निरक्षर हैं, तो 30% महिलाएं निरक्षर, ठीक। बच्चों के बारे में क्या डाटा दिया गया है, बच्चों के बारे में कहा गया है कि 90% बच्चे साक्षर हों, तो इसका क्या मतलब है, 90% बच्चे साक्षर हैं तो 10% बच्चे निरक्षर हैं, यही मतलब है इसका, ठीक। ये दिया गया। अब गांव की निरक्षरता का प्रतिशत ज्ञात करो, ऐसे दिया गया। देखो, हमने एक चीज़ पहले बताई थी, इस चीज़ को ध्यान रखना वरना गलती हो जाएगी। जो व्यक्तियों की संख्या होती है या उनका जो अनुपात होता है वो ऊपर रखा जाता है, ठीक है, और जो दूसरा डाटा होता है वो नीचे रखा जाता है हमेशा, ठीक है। तो यदि इसको आपने पलट दिया तो यहाँ आपका गलत हो जाएगा, इसलिए आपको ये काम नहीं करना, हमेशा इस चीज़ को याद रखना। अब देखो, बाकी कुछ भी गुणा वुणा कराने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, आप इन सबका गुणा कराओ फिर सबका भाग दो, उस तरीके से औसत निकलेगा, ऐसा करने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम लोग सिंपल से देखते हैं कि इन सब में लेवल किसका बनेगा, जो सबसे कम है उसका लेवल बनता है 10 का लेवल बनेगा, ठीक। अब देखना, लेवल से इसके पास कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है भाई, लेवल है 10 का और ये है 20, तो इसके पास 10 ज़्यादा है, और 10 ज़्यादा है तो ये डोनेट करेगा। डोनेट किसको करेगा, 11 लोगों को, तो 11 जगह डोनेट करेगा तो 110 हो जाएगा, ठीक। अब देखना, इसके पास लेवल से कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, 20 कितने लोग डोनेट करेगा, 9 लोगों को, ये 180 हो जाएगा। अब एक बात को समझो,
जैसे हमने पिछले सवाल में किया था, टोटल करके यहाँ से भाग दे देते हैं। तो या तो अलग अलग भाग दो, क्या हो जाएगा 11 9 20, 20 और 5 25, यहाँ भी लिखो बटे 25, यहाँ भी लिखो बटे 25, ठीक है। क्योंकि कितने में बट रहा है भाई, ये कितने में बट रहा है, ये देखो 25 में बट रहा है ना। ये जो पूरा औसत है, जो ये एक्स्ट्रा औसत है, देखो समझो, जो लोगों ने नहीं समझा उनको मैं एक बार फिर से बता देते हैं ये कैसे हो रहा है। ये होता क्या है कि जो कैसे औसत होता है, मान लो कि एक क्लास में, ठीक है, सब लोगों के पास अलग अलग रुपए हैं, ओवरऑल जो औसत है वो औसत बैठ रहा है 100 का। सबसे पैसे ले लिए, ठीक है, तो 100 का एक औसत बैठा। जैसे कि मान लो क्लास में 10 बच्चे हैं और आपके पास 1000 रुपये हो गए, तो औसत बैठा ये कि सबके पास 100 रुपये थे, आपने सबके इकट्ठा कर लिए और 1000 रुपये आपके पास इकट्ठा हुए। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सबके पास 100 रुपये थे, ठीक है, लोगों के पास अलग अलग रुपए हो सकते हैं, किसी के पास कम होगा, किसी के पास ज़्यादा होगा, सब लेके आपका औसत जो है वो 1000 रुपये टोटल आपके पास कलेक्ट हुआ था। तो आपने कहा कि इसका मतलब ये है कि यदि हम लोग सबको बांट देंगे तो 100 रुपये बढ़ जाएंगे, ठीक, ये मतलब है। तो जो सबसे अब यहाँ देखो असलियत में कैसे बांटना कैसे था, जो सबसे कम है पहले उसको लिख लिया, इतना तो सभी के पास था, यानी ये 10 सभी के पास था। अब जितना जिसने एक्स्ट्रा डोनेट किया है, तो इसने कितना एक्स्ट्रा डोनेट किया, 10, 11 लोगों को, वो 110 हुआ। अब वो बटेगा किस में, सब में बटेगा ना, सब में तो बटेगा वो, तभी तो औसत सबको बराबर बराबर मिलेगा पैसा। अब यहाँ 20 है, ये कितने में बटेगा, 9 लोगों में, तो ये 180। ये अलग अलग लिखने के बजाय हम लोग यहाँ पर सीधे क्या कर सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं, ठीक, जैसे सुविधा मिले आपको करने को वैसे आप कर सकते हैं। इसमें कोई भी कंपल्सन नहीं है कि ऐसे करना है या वैसे करना है, समझना बात को। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो, जल्दबाजी से कर मत पढ़ना। ये मेथड खुद ही इतना छोटा है कि क्वेश्चन आया नहीं कि सॉल्व किया नहीं, कुछ नहीं करना होता। क्या हुआ, 290 25 डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 25 से डिवाइड किया एक बार, 40 बचा, 11 15 150 6, 11.6 कितना हो गया, 21.6% आंसर, ठीक। क्वेश्चन को नोट कर लो। अब दोबारा समझाते हैं एक बार, जिन लोगों को समझ में नहीं आया उनके लिए। तो समझ में आ गया, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। वीडियो को स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाने का ट्राई कर सकते हो, और जिनको समझना है दोबारा एक बार कि क्या हुआ, उनके बारे में बताते हैं। देखो हुआ क्या था, किसी गांव में महिलाओं का, पुरुष का, महिलाओं का और बच्चों का औसत दिया गया, ठीक, 11:9:5। अब उनकी साक्षरता और निरक्षरता का प्रतिशत दिया गया था मिक्स, किसी की साक्षरता का दिया गया था, किसी की निरक्षरता का दिया गया था। लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो निरक्षरता का प्रतिशत था। तो हम लोगों को मतलब किससे, निरक्षरता के प्रतिशत से। तो सबकी निरक्षरता के प्रतिशत को हम लोगों ने नीचे लिख लिया, जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा डाटा उसी तरीके से बना के लिख दे। अब जो सबसे कम है उसका लेवल बनता है, तो ये 10 का लेवल बना। बाकी इसके पास कितना एक्स्ट्रा है, इस लेवल से 10 ज़्यादा है, कितनी जगह बटा, 11 जगह। तो 10 कहाँ, कितनी भी जगह ज़्यादा है, 11 जगह ज़्यादा है, तो टोटल कितना हो गया, 110 बाई 11 गुणे 10, 110। जिसके पास 20 ज़्यादा है लेवल से, कितनी जगह आ जाएगा, 9 जगह, ठीक है, 20 गुणे 9 करोगे 180 आएगा। अब ये दोनों का, ये जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा था, ये बटेगा किस में, ये सब में बटेगा ना भाई। ये 10 तो सबके पास था, ये तो सभी के पास है, तो इसको क्या बांटना, ये है सबके पास। इससे जितना एक्स्ट्रा है वो सबको बराबर बराबर बांटने की मनसा रखनी है भाई, तो औसत है। तो कितने लोग हैं टोटल, 25 मतलब अनुपातिक संख्या 25 है, तो 25 से भाग दिया। अब देखो 25 से भाग दिया तो आया कितना, 11.6, 11.6 को इस लेवल में ऐड किया, 21.6, आपका आंसर आ गया। दूसरे तरीके से आंसर निकालना चाहते तो दूसरे तरीके से क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें किया, इसका गुणा इसमें किया, इसका गुणा इसमें किया, तीनों को आपस में जोड़ा, फिर 25 से उसका भाग दिया, इस तरीके से आंसर आता है, ठीक। वो प्रोसेस लेंदी हो जाता, कब लेंदी हो जाता, अभी तो ना 10 20 30 की संख्या लिखी है, ये मान लो यहाँ पे संख्या वो बड़ी और जटिल लिख दिया जाए, विषम संख्या है वो भी बड़ी बड़ी, तो बड़ी समस्या हो जाएगी आपके लिए। ये सब काम करना, ये काम करना बहुत आसान है, जिसका लेवल लिया वो तो सीधे सीधे लिखा है, बाकी जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है उसका सिर्फ आपको लेना है डाटा, उसका एक्स्ट्रा डाटा लेना है, सब में डिवाइड कर दिया, आ गया आंसर। कुछ नहीं करना है इस वाले में, ठीक। बात समझ में आ रही, होप कि सब लोग समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन लिखो, एक नगर की जनसंख्या 5,60,000 है। एक नगर की जनसंख्या 5,60,000 है, इसमें पुरुष तथा स्त्रियों का अनुपात
43:47 है, 43:47, ठीक। 43 अनुपात कितना है, 47 है। पुरुषों की संख्या का 88% साक्षर है। जो अनुपात दिया गया है मेल और फीमेल का, वो 43:47 दिया गया है, ठीक। पुरुषों की संख्या का 88% क्या है, साक्षर है। और तथा स्त्रियों की संख्या का तथा स्त्रियों की संख्या का 20% निरक्षर है। उस नगर की तथा स्त्रियों की संख्या का 20% निरक्षर है। स्त्रियों की संख्या के लिए दिया गया है 20% निरक्षर, ठीक। उस नगर की निरक्षरता का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है, निरक्षरता का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक। जनसंख्या क्या दी गई है, 5,60,000। देखो सबसे पहले तो बात ये समझो कि नगर की जनसंख्या कितनी है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब इस औसत से, जो औसत हम लोगों को दे दिया गया परसेंटेज के रूप। औसत क्या परसेंटेज है ये, ठीक है, परसेंटेज दे दिया गया, उससे हमें मतलब है। अब देखो निकालना निरक्षरता है, ठीक। तो निरक्षरता से मतलब है पुरुषों को डाटा दिया गया 88% साक्षर है। तो भैया 88% साक्षर है, 100 में से दिया 88 साक्षर है, तो 12% क्या है, निरक्षर है, ठीक। बात हमने 12% क्या निरक्षर। और महिलाओं के लिए सीधा सीधा दे दिया 20% महिलाएं निरक्षर है, वो रख दिया हमने, ठीक। बात समझ आई। अब क्या पूछा गया है कि इसकी निरक्षरता का प्रतिशत ज्ञात करो, कितने लोग निरक्षर हैं। तो ज्ञात करके बताओ कि कितने लोग निरक्षर हैं। तो लगा के देखो ये क्वेश्चन, एक बार अपने आप से लगाने की कोशिश करो। ये डाटा जो है ये 37 दिया गया है, ठीक है, इसको 37 लिख लो। ये डाटा कितना दिया गया है, 37 लिख लो इसे। वैसे कोई भी दिया गया हो कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। जो आए हुए क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन जिस तरीके से दिए गए हैं उस तरीके से मैं बता रहा हूँ, उस तरीके से आप लिख सकते हो। बाकी कुछ भी दिया गया XYZ 37 हो, 47 हो, 57 हो, कोई मतलब नहीं, उससे कोई मतलब ही नहीं। देखो जिनका लग गया बहुत अच्छी बात, जिनका नहीं लगा है तो देख लो। इन दोनों में लेवल किसका बनेगा, इन दोनों में लेवल किसका बनेगा, 12 का, ठीक। अब देखो इसके पास लेवल से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है ना। अब ये 8 ज़्यादा है, कितने लोगों में बटेगा, 37 लोगों में, ठीक। 37 लोगों में बटेगा। और टोटल कितना हुआ है इसका, तो टोटल करो इसका, तो ये हो जाएगा 7 लगा एक, और ये 8, 80, ठीक। 4 3 7 और 1 8, इससे ये काटा कितना आया, 10 आया। 37 का इससे भाग दोगे 3.7 आएगा, कितना हो जाएगा, 15. यहाँ डाटा ऐसा रखा जाता है जो कभी कभी आपके लिए इजी हो, ठीक है, इजी हो, जल्दी से कट गया आराम से और आंसर आ गया, ठीक। बात समझ आई। चलो जो लोग एक बार और समझना चाहते हैं समझ लो भाई, कुछ नहीं करना था। ये अनुपात दिया गया है, ये उनकी निरक्षरता का प्रतिशत दिया गया है। हमने देखा लेवल किसका बन रहा है, 12 का, जो कम होता है उसका लेवल बनता है। ये लेवल से कितना ज़्यादा, 20, 12 से कितना ज़्यादा, 8 ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है तो डोनेट होगा 37 लोगों में, तो कितना होगा, 37 × 8, यहाँ पर देखो। और टोटल लोग कितने, तो टोटल लोग कितने हैं, 80, ठीक है। हमने भाग दिया, आंसर आ गया, ख़त्म काम, ठीक। आ गया। क्वेश्चन कितना बड़ा था लिखने में, जिन लोगों ने वाकई में लिखा है वो समझ पाए होंगे, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें से हर एक बच्चे को समझ में आ जाए, तो यही तो सफलता होती है टीचर की, जो सब बच्चे को समझ में आ जाए वो। तो चलो अब क्वेश्चन लिखो, उसमें कुछ नया टॉपिक, बल्कि कुछ नई चीज़ आपको समझने को मिलेगी। हालांकि वो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो तसल्ली से, इत्मीनान से लिखो उस क्वेश्चन को, और वो लिख लिया तो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये जो एमोजी कॉन्सेप्ट है इसमें ग्रुप को मर्ज कैसे करते हैं। ये चीज़ समझ में आ जाए तो हम लोग और आगे और थोड़ा टफ क्वेश्चन लगाएंगे और बढ़ेंगे इसके आगे। फिर हम लोग रिप्लेसमेंट पे बढ़ेंगे, इसके बाद रिप्लेसमेंट पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे, रिप्लेसमेंट, ठीक। चलो लिखो,
एक कार के उत्पादन मूल्य में 3 मदें सम्मिलित हैं। एक कार के उत्पादन मूल्य में 3 मदें सम्मिलित हैं। कच्चे माल का मूल्य, श्रमिकों पर व्यय तथा अतिरिक्त मदें। क्या क्या सम्मिलित हैं? कच्चे माल का मूल्य, ठीक है, रॉ मटेरियल, श्रमिकों पर व्यय और अतिरिक्त मदें, जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं। और ये देखो, ये सब इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं होती कि हाँ तुम अपना लिख रहे हो तो बाकायदा लिख लो, इसको ABC बोल दो, बस बात समझ में आ जाएगी एक बार में, ठीक है। ABC बोल दिया, काम खत्म हो गया, ठीक। जहाँ A हमारा कच्चे माल का मूल्य हो गया, B श्रमिकों पर व्यय हो गया और C हमारा अतिरिक्त मदें हो गए। किसी वर्ष में इन मदों पर खर्च 4:3:2 के अनुपात में थे। किसी वर्ष का डाटा दिया गया है, इन पर खर्च जो था वो था 4:3:2 के अनुपात में था, ठीक है। 4:3:2 के अनुपात में था, ये अनुपात दिया गया है। अगले वर्ष कच्चे माल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, ठीक है। लाइन से देखा करो, लाइन से डाटा दिए गए तो लाइन से उन चीज़ों को रख दिया करो। कभी कभी क्वेश्चन में इधर उधर कर देता है, तो इसलिए इतना थोड़ा ध्यान देना। अगले वर्ष कच्चे माल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, श्रमिकों पर आय 8% बढ़ गई और अतिरिक्त मदें में 5% घट गया। इसमें 10% की वृद्धि हो गई, इसमें 8% की वृद्धि हो गई और जो अतिरिक्त मदें थी उसमें 5% घट गया, ठीक है। देखा जाए तो इसमें 5% क्या हो गया? घट गया। बात समझ आ रही? चलो, एक कार के उत्पादन मूल्य में वृद्धि ज्ञात करो। एक कार के उत्पादन मूल्य में जो वृद्धि हुई है उसको ज्ञात करो। एक कार के उत्पादन मूल्य में वृद्धि ज्ञात करो, ठीक। देखो समझो सवाल क्या कह रहा था। 3 तरीके के डाटा दिए गए, जैसे कच्चे माल हो गया, श्रमिकों पर व्यय, जो श्रमिकों पर व्यय होती है, और उसके बाद में फिर क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं वो। अब हुआ क्या, कुछ साल बाद क्या हुआ? कच्चा माल महंगा हो गया, श्रमिकों पर व्यय भी बढ़ गया, ज़्यादा सैलरी देनी पड़ रही है, तब श्रमिक मिल रहे हैं, और जो एक्स्ट्रा खर्चे थे उसमें कुछ कम हो गया, कटौती हो गई। ऐसा समझो मेक ऑफ इंडिया का सिस्टम आया और यहाँ पर चीज़ें कुछ यहीं बनने लग गई, तो वो एक्सपोर्ट नहीं करनी पड़ी, तो उसमें कटौती हो गई। ओवरऑल खर्च बढ़ा है या घटा है, एक कार पे कितनी वृद्धि हुई थी? यदि बढ़ गया टोटल, तो कार का रेट भी बढ़ा दिया जाएगा, तो कितना बढ़ाया जाएगा ये तुमको बताना है यहाँ से, ठीक। तो चलो हम लोग पहले इसको उस मेथड से देखेंगे जिस मेथड से हम लोग करते आए हैं, और उसके बाद हम इसका दूसरा मेथड देखेंगे, ठीक है। फिर बताना कौन सा मेथड छोटा है। देखो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, वही काम करेंगे। ये है क्या? -5, ये है 8 और ये 10। तो इसमें लेवल किसका बनेगा? जो सबसे छोटा होता है उसका लेवल बनता है, तो भैया -5 का तो लेवल बनेगा। ये बात समझ में आई, ठीक। अब बात समझना जरा, यहाँ पे जरा ध्यान से समझना। यहाँ इस लेवल से कितना ज़्यादा है? ये 10 इस लेवल से कितना ज़्यादा है? आंसर जो भी है तुम्हारा अपनी कॉपी में लिख लो। पहली बात, कॉपी पेन लेके बैठा करो हर बार, ठीक है। आंसर जो भी अपनी कॉपी में लिख लो, और अब तुम ये देखना इस आंसर में मिलाना। जो चीज़ इस चीज़ को समझ पाएँ बहुत ही अच्छी बात है। ये जो 10 है ये -5 से कितना ज़्यादा है? 10 -5 से 15 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 15। क्यों? -5 को पहले 0 तक लाने के लिए 5 देना पड़ा, और फिर 10 और, तो टोटल कितना देना पड़ा? 15। तो ये इससे कितना ज़्यादा है? 15। 15 कहाँ ज़्यादा है? 4 जगह, 15 × 4, ठीक। अब समझो, ये 8 इस -5 से कितना ज़्यादा है? तो फिर वही बात, 5 देना पड़ेगा तब ये 0 बनेगा। 8 और 8 5 13, ठीक। तो 13 ज़्यादा है। कितनी जगह? 3 जगह। अब टोटल कितना है? टोटल 4 3 7 2 9, 9। टोटल कितना है? 9 -5 प्लस, ठीक। ये हुआ। अब देखना, देखते जाओ, ये कितना आएगा? ये आएगा तुम्हारा 99 और 9, 11। आंसर कितना आ गया? 6। इस तरीके से हम लोग इस सवाल को करेंगे। जिन लोगों का अपने आप से हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अब एक बात समझो, कई बार क्या होता है कि इस तरीके के क्वेश्चन करने में हम लोगों से गलती ये हो जाती है कि ये इस लेवल से कितना ज़्यादा है, ये हम लोग ध्यान से समझ नहीं पाते। क्या होता है? समझ नहीं पाते, और नहीं पाते गलती कर देते हैं। जैसे कि यहाँ से कोई लिख देगा कि अच्छा 10 ज़्यादा है, कोई लिख देगा 5 ज़्यादा है, ठीक है। कोई कुछ लिख देना चाहिए 5 है, ये 5 ज़्यादा है, माइनस साइन को इग्नोर कर दिया बिल्कुल से।
तो इस तरीके से उनसे इसको मेथड में वहाँ पर गलती हुई थी। तो जब ये हो कि यहाँ कोई एक संख्या निगेटिव दी जाए या फिर दी ही ना जाए, छुपा लिया जाए डाटा को, ठीक, वहाँ कोई डाटा नहीं दिया जाए, या फिर जब कोई डाटा ना दिया जाए या फिर वो संख्या निगेटिव दी जाए। तो एक दूसरा मेथड एमओजी का ही है, मर्जिंग ऑफ कॉन्सेप्ट का है, ठीक है, दोनों ग्रुप को मर्ज करने वाला। वो मेथड बहुत काम आता है, बहुत जल्दी आंसर देता है। उस मेथड को देखना, बहुत बहुत जल्दी आंसर देगा। कुछ नहीं करना है ऐसे समय में, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करा दो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करा दो, तो 10 चौको 40, ठीक, इसका इसके साथ करा दो 8 तिक 24, इसका साथ करा दो, क्या हो जाएगा माइनस का 10। और कितनी जगह बांटना है टोटल, 9 जगह बांटना है, 4 के 7 2 9, 9 से भाग दे दो। अब देखो इसमें ये कराओगे कितना आएगा, 14 आएगा, 14 को इसमें जोड़ोगे कितना आएगा, 54 आएगा, और 54 आएगा, 9 से भाग दोगे, 9 छक्का 14, आंसर। बात समझ में आई? अब डिफरेंस देख लो इस मेथड में और इस मेथड में कितना डिफरेंस है, बहुत अच्छा खासा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक। तो ये डिफरेंस को समझ, अब ये मैंने जैसा बताया कि तभी अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, जब ये यहाँ तो कोई एक वैल्यू निगेटिव दी जाए या फिर यहाँ पर वैल्यू ना दी जाए, उस कंडीशन में ये अप्लाई। वैसे ये हर कंडीशन में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उस कंडीशन में ये ज़्यादा छोटा पड़ता है, बस इतना मतलब। बाकी यदि तुमको ये मेथड पसंद आया, तुम हर एक क्वेश्चन इस मेथड से कर सकते हो, लेकिन कई जगह ये मेथड ज़्यादा छोटा पड़ता है। इस जगह जब यहाँ निगेटिव हो या फिर वहाँ पर एक्स दे दिया जाए, यानी कुछ ना दिया जाए, तब ये मेथड ज़्यादा छोटा पड़ता है। तो जैसा अवसर हो वैसा लाभ उठाएं। नोट कर लो, दोनों मेथड नोट कर लो, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, आंसर दोनों से सेम आया। ठीक, नोट हो गया। आगे चलें दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन और करके देखें ताकि हम लोगों को समझ में आए कैसे किया जाएगा, क्या किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि होने पर, उसकी आय में 20% की वृद्धि होने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये ज्ञात करना है। एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च कर देता है। देखो पहले आय को समझ लेते हैं, आय क्या होता है। जो आय होती है, आय इज इक्वल टू बचत प्लस खर्च, ठीक है, खर्च प्लस बचत, इससे मिलके क्या बनती है, आय बनती है, ठीक है। जो भी हम लोग खर्च करते हैं और जो भी हम लोग बचत करते हैं, उन दोनों को यदि हम लोग जोड़ दें तो टोटल हमारी आय बन जाती है। या फिर हम लोग का सारी आय हम लोग की कहाँ जाती है, या तो खर्च करने में या तो बचत करने में जाती है, ठीक, सिंपल सी बात है। अब देखो इसी में क्या कहा उसने कि एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है, ठीक है। तो यदि वो अपने आय का 75% खर्च करता है, प्रतिशत में है डाटा, तो बचत कितनी करता होगा, 25% बचत करता होगा। टोटल आय कितनी हो गई, 100 हो गई, ठीक, टोटल आय कितनी हो गई, 100 हो गई। अच्छा इसको यहाँ से चाहे तो 25 से काट दो, तो ये कितनी हो जाएगी, 3, 1 और ये 4, ठीक, बात समझ आई। तो अनुपात निकल के आ गया, खर्च और बचत के बीच का अनुपात निकल के आ गया 3:1, ठीक है। ये खर्च और बचत और ओवरऑल आय 4। यदि ये नहीं भी निकालोगे तो इन दोनों को जोड़ोगे तो हमेशा यही आएगा, ठीक, बात समझना। अब क्या कह रहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि होने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता। आय में उसकी 20% की वृद्धि हो गई और खर्च में उसने 10% की वृद्धि कर दी, ठीक। तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हो गई, ये बताओ। आय में 20% की वृद्धि हुई और खर्च में 10%। आय उसकी 20% बढ़ गई और खर्च उसका जो यहाँ लिखा गया है वो 10% बढ़ गया। ये बताओ कि वो अपने बचत में कितने % की वृद्धि कर देता है, ये हमको पता नहीं। तो हमने क्या बताया था कि जब भी हमको डाटा पता ना हो तब, या फिर डाटा निगेटिव हो, तब हम लोग इस तरीके का मेथड, एमओजी वाला मेथड, मर्जिंग ऑफ ग्रुप में, इसको ये देखो मर्ज कर दिया गया 3 और 1 4, ठीक है। तो ये
इसका यूज़ करते हैं और किस तरीके से करते हैं वो भी मैंने अभी बताया था, तो उसको यूज़ करेंगे। अच्छा ये देखो, यदि हम लोग दूसरे तरीके से करने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे भाई, इसमें लेवल किसका बनेगा, सोच के देखो कि इसमें लेवल किसका बनेगा। हम लोग को समझ तो आ नहीं रहा कि इसमें लेवल किसका बनेगा, ठीक है। ये एक्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन यदि ध्यान से सोचो, बिल्कुल दिमाग लगा के सोचो, तो ये एक्स कुछ भी होगा तो ये 10 से तो बड़ा होगा, 10 से बड़ा होगा। मैं कैसे कह रहा हूँ कि 10 से बड़ा होगा, और होने को तो ये 20 से भी बड़ा होगा। कैसे, ये 10 है और ये कुछ है और दोनों मिलके ये 20 हो गए। तो भैया ये एवरेज है ना, इसने इसको डोनेट किया होगा तब ये दोनों मिलकर 20 हो गए। कम से कम इस एक्स ने इसको 10 दिया होगा तब ये 20 हो पाया होगा, और तब ये भी 20 हो गया होगा, तो मिला के वो एवरेज 20 हो गया। तो यानी ये एवरेज, ये जो है एक्स की जो भी वैल्यू है ये 20 से भी ज़्यादा है, ठीक। 10 से तो ज़्यादा है, ये 20 से भी ज़्यादा है। तो इसमें सबसे कम वैल्यू कौन सी है, 10 की वैल्यू है, तो लेवल किसका बनेगा, 10 का बनेगा, ठीक। इस तरीके से यदि तुम सोच पाओ, इस तरीके से यदि दिमाग लगा पाओ, तो इस तरीके से वो वाला मेथड कर दो जो मैं भी बताता चला आ रहा हूँ। यदि तुम्हें इतना दिमाग नहीं लगाना, अरे यार क्या कर, सिंपल बताओ सर, बिल्कुल बिल्कुल बस सिंपल बताओ, बस चुटकियों में आंसर निकले, ठीक है, तो वो मैं बता रहा हूँ, वो देख लो, ठीक। दोनों ही तरीके से, हालांकि मैं देखना चाहो तो यदि लेवल बना लिया तो 10 का लेवल बना लिया, उसके बाद आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर उससे निकल। सिंपल देखना तो सिंपल देखो, इनका आपस में गुणा कराओ कितना आया 30, इसका आपस में गुणा कितना कराया एक्स, और इसका आपस में गुणा कराओ कितना आया 80, ठीक। अब ये कितना है, ये ओवरऑल कितना है 4, ठीक है, 3 3 4 3 7, अब ये हो गए 8, कितने हो गए 8। अब इसका भाग दे दो यहाँ पर, ठीक। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, और यहाँ पर इसका भाग भी क्यों दोगे, हमें किसका वैल्यू निकालनी है, सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालनी है, इससे मतलब नहीं। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है तो सिर्फ एक्स की वैल्यू सिंपल तरीके से निकाल लिया बस काम करता हूँ, ठीक। इसका भाग हमें क्यों नहीं देना पड़ा, क्योंकि ये इसका और इसका मर्ज किया हुआ, यानी ये और ये, देखो ये यहाँ पे आए बराबर खर्च प्लस बचत है, ये वो वाला अनुपात नहीं है जो पहले वाला दिया जा रहा था, समझ में आई बात। तो ये इन दोनों का एडिशन है, इसका भाग नहीं देना। एक्स की वैल्यू निकालनी हो, जब भी एक्स वैल्यू निकालनी तो सिंपल इक्वेशन तरीके सॉल्व कर लिया, इसका गुणा कर, इसका गुणा कर, इसका गुणा कर, एक इक्वेशन आ गई, फिर इसको उधर भेजा, आंसर आ गया। बात समझ में आई, बात समझ में आई तो बहुत ही बढ़िया बात है, आपकी बात समझ में आ गई। इतना सा काम करना है बस, हो गया, नोट कर लो। एक क्वेश्चन और लिखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, एक व्यक्ति क्या करता है, अपनी आय का 80% खर्च करता है। भाई 80% खर्च करता है तो बचत कितनी करता होगा, 20%, टोटल आय कितनी हो गई 100। बात समझ में आई। यदि यहाँ से 11% 20 से डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ ऑटोमेटिकली क्या बचेगा 5 बचेगा। तो 1:4, या खर्च और बचत का रेशियो कर दे तो 4:1, ठीक। ये खर्च लिखी, ये बचत लिखी, ठीक, टोटल 5। अब उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाती है, कितनी की वृद्धि हो जाती है उसकी आय में, 25% की, लेकिन वह अपने खर्च में 30% की वृद्धि कर देता है। उसकी आय में कितनी वृद्धि हो रही है, ये आय है, यही तो आय है, 25% की वृद्धि हो रही है, और अपने खर्च में कितनी की वृद्धि कर रहा है, 30% की वृद्धि कर रहा है, ठीक। तो क्या पूछा गया, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, ठीक है। यदि बचत निगेटिव आ जाए तो समझो कि कमी हो रही है, या तो पता वृद्धि हो रही है, ठीक है। हमने मान लिया बचत को x, ठीक है, बता नहीं है x मान लिया, बस अब उसी तरीके से करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, 120 x 25 पंची 125, इसको उधर ले जाओ, x बराबर 5%, आंसर आ गया, कुछ नहीं करना। यही देखो मैंने कहा था कितनी छोटी हो जाती है, इस तरीके से कितना छोटा हो जाता है जब आप ये फंडा लगाते हो, बहुत छोटा हो जाता है, ठीक। कौन सा फंडा, एमोजी ग्रुप, जब एमोजी कॉन्सेप्ट लगाते हो तो कितना छोटा हो जाता है। लेकिन कब होता है, जब यहाँ पर कोई डाटा अननोन हो, कोई डाटा गिवन ना हो, या फिर डाटा निगेटिव, तब ये वाला मेथड लगा देना, ये वाला मेथड, तुरंत तुरंत आंसर। नोट कर लो इसको या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो आज यहीं तक रखेंगे, इसके बाद इसके कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, और उसके साथ साथ फिर हम लोग रिप्लेसमेंट्स के क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, ठीक है। तो एवरेज ये पूरा कंप्लीट कराने के लिए मुझको कुछ और क्लासेस लेनी पड़ेंगी, ताकि आपका एवरेज अच्छे से हो पाए और आपकी कमांड बन पाए। ऐसा नहीं करना है मेरे को कि 2 क्लासेस आधा पढ़ाया
और उसके बाद में फिर छोड़ दिया। जो पढ़ाएंगे वो तब तक पढ़ाएंगे जब तक आपकी सारी चीज़ें वहाँ लग नहीं जाती, आपसे क्वेश्चन नहीं लगने लगते, आपको समझ में नहीं आने लगता कि चीज़ें क्या हो रही। कई सारे क्वेश्चंस लगवाएंगे, PYQs वाले, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगवाएं, सब चीज़ें कराने के बाद वो एक चैप्टर ख़त्म होगा और फिर दूसरा चैप्टर चालू होगा। इस तरीके से सारे चैप्टर्स के जो भी वीडियोस हैं वो आपको लाइनअप मिल जाएंगे, एवरेज के अलग मिल जाएगी, प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, सबकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, सबकी प्लेलिस्ट आप देख लेना वहाँ पे। आप बस चैनल को सपोर्ट करते रहो, पूरी वीडियो देखा करो, ठीक है। ऐसा ना करो कि आधी वीडियो आई और छोड़ के चले गए, आधी वीडियो देखा और चले गए, इस तरीके से मत क्या करो। कॉपी पेन लेके बैठो, पूरी तरीके से पढ़ाई करो। जिन लोगों ने कभी नहीं पढ़ा है, जिन लोगों ने एक दो बार पढ़ा है लेकिन भूल के इनको रिवाइज़ करना है या समझ कोशिश करना चाहते हो दूसरे तरीके से सीखना, अच्छे तरीके से सीखना, तो मैं यहाँ पूरी कोशिश करूँगा आपको सिखाने की, ठीक है। चैनल के साथ बने लो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।